स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसमें जो समस्याएं आती है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आप उसको ध्यान से देख के समझें और उसके बाद जो है एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए, लाइन एंड एंगल्स ज्योमेट्री का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का। तो ज्योमेट्री जो है जनरली आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, यानी कि इसमें कैलकुलेशन कम करना है, समझना ज़्यादा है। यानी कि अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ नहीं पाइएगा तो फिर हर एक स्टेप पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो है अच्छी तरह से समझना है और कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से पूछना है। सबसे पहला हम लोग जो चैप्टर का जो नाम दिया है लाइन्स एंड एंगल्स, इसको आप लोग समझते होंगे। इसको आप लोग जूनियर क्लास से सीख रहे हैं कि लाइन किसे कहते हैं और एंगल किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे जो है लाइन्स, ये एक लाइन है, यानी कि हम लोग जो है इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं इंडिफिनिटली। कितने भी हद तक जो है हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग ये भी बात करें कि लाइन जो होता है वह स्ट्रेट होते हैं, यानी कि सीधे लाइन होती हैं। अगर हम लोग कहें कि सर सीधे कैसे, ये लाइन जो टेढ़ा है, लेकिन ये लाइन भी टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा हम लोग जो है इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको जो ड्रा किया है वह थोड़ा सा वर्टिकली में जो है वह ड्रा किया गया है। अगर हम लोग बोर्ड पे ऐसे घुमा दें तो फिर हमें पता चलेगा कि लाइन जो है वह स्ट्रेट हो जाता है। तो दूसरी बात ये क्या है कि जो स्ट्रेट एंगल जो लाइन जो होता है वो अपने आप में एंगल बनाता है, जिसको हम लोग जो है 180 डिग्री के एंगल कहते हैं। ये आप लोग बहुत पहले ही से जान रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है लाइन पे वो 180 डिग्री का है। देखिए एक्सरसाइज 6.1 इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है कि जब ये पूरा एक लाइन जो है 180 डिग्री का बन रहा है, तो अब जरा आप यहाँ पर समझिए कि अगर मैंने मान लिया जाए कि अगर इस पॉइंट पे 180 बन रहा है और हमने यहाँ से एक लाइन आकर यहाँ पर जोड़ दिया, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो एंगल जो है वह बन चुका है। अब यहाँ पर अगर कहा जाए आपसे कि ये एंगल का वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, तो आपको इस एंगल का वैल्यू जो है वह फाइंड करना है। अब समझिए कितना आसान है। हमने बताया कि ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो निश्चित रूप से ये दोनों मिलाकर कितना हो गए 180 डिग्री होगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वह 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिए हुए हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपका एक दिया रहेगा, दूसरे का वैल्यू निकालना है। अब जरा सोचिए कि अगर हमने जो है एक और लाइन आकर यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। अब बताइए जब दोनों एंगल जो इक्वल है तो अब इसका हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो सेम, यानी कि तीनों मिलाकर जो होगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके द्वारा हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं, यानी कि x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इतना तो आप लोग समझ रहे हैं 9th क्लास से कैसे हम लोग x का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग अगर एक एंगल पे लाइन पे जो है एंगल बनता है, उसके द्वारा हम लोग किसी का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। और इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग रूल के हिसाब से लिख सकते हैं कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और उसी के माध्यम से जो है हम इस तरह के एंगल्स का जो है हम लोग निकालते हैं। अब जरा एक बात और यहाँ पे आती है, दूसरी बात कि अगर ये लाइन जो है हमने दिया और हमने बताया कि ये जो है 180 डिग्री का है, अगर यहाँ से एक यहाँ पर आया है और ये इसको पार कर गया, अब देखिए यहाँ पे हमको 4 एंगल्स दिखाई पड़ रहे होंगे। आप समझ सकते हैं A, B, C एंड D। अगर हमने नेम देते हैं इनका तो A, B, C एंड D। और जरा देखिए आप कह सकते हैं कि सर A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। हम कह रहे हैं कि B प्लस C भी जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। अब आप समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी एक लाइन है और यहाँ पे ये जो है जाके मीट कर रहा है, यानी कि दो एंगल बन रहा है, तो B और C।
यानी कि बी और सी को भी ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री ही मिलेगा। उसी तरह अगर हम इधर से जाते हैं और ये लाइन जाके मीट करती है तो सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड सेम एज ए प्लस डी भी जो होगा वह 180 डिग्री का वैल्यू जो है वह बनेगा। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको ये दिमाग में रखना है कि अगर जब ये लाइन पार कर जा रही है, इंटरसेक्ट कर जा रही है, तो वहां पे भी ये लीनियर पेयर का वैल्यू जो काम करेगा जो 180 डिग्री के इक्वल होता है। लाइन जो है स्ट्रेट होना चाहिए, एंगल जो है स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए। तो इस तरह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक थ्योरम मिलेगा पढ़ने के लिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी चीज देखना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हम लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हम जो है वह लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों एंगल जो होंगे हमेशा जो होंगे वह इक्वल होंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर कैसे, तो हम लोग जो है एक वैल्यू रख के देखते हैं। मान लिया जाए कि इसका वैल्यू 60 है। अब जरा आप खुद सोचिए कि जब इसका वैल्यू 60 है और ये हमें पता है कि ए और बी मिलकर जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 60 है तो वो 120 डिग्री है। अब आ जाइए, अगर ये एक लाइन है और ये जाके मीट हो रहा है तो यहाँ पे फिर बी और सी एंगल बन रहे हैं। अब हमें ये पता है कि ये दोनों का एंगल का सम जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। अब जरा सोचिए कि जब ये 120 है तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है कि 60 डिग्री होगा। और सेम है जब इस पे आते हैं तो फिर हमें ये 120 डिग्री मिल रहा है। तो अगर हम नंबर से भी देख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ए और सी का वैल्यू जो है वह इक्वल है, बी और डी का वैल्यू जो है वह इक्वल है। तो इस तरह से करके हम इसका इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हम इस मेथड को दिमाग में रखेंगे कि कैसे जो होगा वो वैल्यू जो होगा वह इक्वल हो सकता है। अब जरा देखिए कि अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल जब बाहर निकालते हैं तो क्या हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर हम ए बी एंड सी, अब इसको हमने जो एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे हमको दो एंगल मिलते हैं। इसका नाम मान लिया जाए कि हमने रख दिया डी और ई। अब जरा इस पे सोचिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमको दो पेयर मिल रहा है लीनियर का, यानी कि बी और प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कोई इस पे डाउट नहीं है। अगर हम लोग इधर देखते हैं तो सी प्लस ई भी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसका भी हम कोई एक वैल्यू रख लेते हैं आसान से समझने के लिए। जैसे मान लिया जाएगा हमने बोला कि इसका जो वैल्यू है 60 डिग्री है तो इसका कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसका आप कह रहा है कि सर इसका वैल्यू हम 70 रखते हैं, चलिए इसका वैल्यू हमने 70 रख दिया, तब इसका वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम ये ए का वैल्यू कह रहे हैं कि बताइए आप कितना होगा। तो आप लोग इसको भी प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे बी और सी का वैल्यू पता चल चुका है, तो अब जरा बता दीजिए कि ए का वैल्यू जो है वह कितना होगा। तो 70 डिग्री एंड 60 डिग्री 130 डिग्री हो गया, और 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री जो है हमारा ए का वैल्यू जो है वह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन और मिल रहा है कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा डी, इसका वैल्यू जो है वो ए और सी के बराबर होता है, और ई इसका वैल्यू जो है ए और बी का बराबर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री है, और ए का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है, और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। अगर हम ई का पता लगाते हैं तो 110 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है ए का, तो 50 डिग्री, और बी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। अब ये देखिए जो वैल्यू जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे ए और सी का वैल्यू उल्टा लिखा गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 70 और 50, 120, 60 और 50, 110, यानी कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज द इक्वल द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो डी का वैल्यू जो हो गया हमारा ए और सी के बराबर हो गया, ई का वैल्यू जो हो गया ए और बी के
बराबर हो गया। तो इसको भी माइंड में रखना है, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 6.1 और 6.2 जो है वह क्लियर हो सकता है इन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो थर्ड एक पॉइंट और है जिसमें हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप लोग जो है 7 क्लास और 8 क्लास में पहले ही से समझ चुके हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। देखिए पैरेलल लाइंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे पे मीट ना करे या इंटरसेक्ट ना करे, तो वैसे लाइन को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। सपोज दैट कीजिए कि ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, हमने दो पैरेलल लाइन ले लिया और यदि कोई एक लाइन और आती है और इसको कट करती है, एक लाइन और कोई आया और कट कर दिया, इसका नाम हमने कुछ और दे दिया, एल एम एन दे दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लाइन से, और यदि हम बात करें कि यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो अगर हम लोग एंगल की बात करें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एंगल 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 एंगल्स जो है यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब इन 8 एंगल्स में हम लोग थोड़ा सा रिलेशन की बात करेंगे कि इन 8 एंगल्स में क्या क्या रिलेशन है, क्योंकि इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन जो है वह आते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे हमारा 1 और 5, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएंगे। तो ये चारों जो एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि जितना 1 का वैल्यू होगा उतना ही 5 का वैल्यू होगा। अब जरा यहाँ पर समझिए कि अगर कोई कह रहा है कि 1 का वैल्यू जो है 60 डिग्री है, तो आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर कोई एंगल 5 का पूछेगा तो 1 अगर 60 डिग्री है तो 5 भी जो होगा वह 60 डिग्री होगा बाय द रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से हम लोग 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7 जो होते हैं वह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सेकेंड में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझिए कि इंटीरियर यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि 3 4 5 और 6 4 एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और अल्टरनेट यानी कि 3 का 5 और 4 का 6। सिंपल सी बात है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम है इंटीरियर और एक्सटीरियर में आप अंतर समझ सकते हैं, यानी कि एक्सटीरियर मतलब कि ये लाइंस के बाहर। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 7 और 8 है यहाँ पे, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि सर 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अब ये एंगल जो है ये हमने इतने सारे एंगल जो बताया 1 5 2 6 4 8 3 7 3 5 4 6 1 7 2 8, तो ये बताते क्या कि सारे जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर इसमें से कोई भी एक एंगल अगर हमें पता चल जाए तो यहाँ पर बाकी जो बच गया एंगल हम सारा पता जो है वह लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, एग्जांपल के तौर से फिर हम लोग आते हैं अपने कोई डिजिट पे। सपोज कीजिए कि ये एंगल जो है 70 डिग्री का एक दिया हुआ है, 1 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 70 डिग्री। अब जरा सोचिए लीनियर पेयर से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब देखिए 1 एंगल किसके बराबर है, 1 जो है 5 के बराबर है, ये भी हमारा हो गया 70 डिग्री।
2 किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है, ये हमारा हो गया 110 डिग्री। 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो ये हमारा हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री। अब देखिए 110 तो ये 110 होगा, ये 70 तो ये 70 डिग्री होगा, और एंगल्स फाइंड आउट। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन भी मैच कर लीजिए। हमने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जरा देखिए क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दिख रहे हैं। लीनियर पेयर 180 डिग्री दिख रहा होगा सबको। तो इस तरह से जो हम कर सकते हैं कि ये जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखकर आप लोग 6 चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो प्रॉब्लम करता हो या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।